नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं फिजा काजमी। आज इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान के सियासी घमासान की, सिंधिया का दबदबा कम करने के लिए शिवराज के प्लान की। जानेंगे कि इस बार कैसा होगा स्वतंत्रता दिवस का नज़ारा, और आखिर में बात चीनी कंपनियों पर भारत के ताज़ा फैसले की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी याचिका। 5 अगस्त को होना है भूमि पूजन। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। शिक्षा मित्रों के वकील राजीव धवन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हुआ अमेंडमेंट। कस्बों में मिनी लॉकडाउन के बावजूद मिलने लगी नौकरियां। CMIE ने जारी की रिपोर्ट। शहरी क्षेत्र में रोजगार दर बढ़कर पहुंची 35.1%। सोनू सूद ने विमान बुक कराकर किर्गिस्तान से 135 छात्रों को पहुंचाया काशी। अभिनेता की तस्वीर लहराकर लोगों ने दिया धन्यवाद। सैकड़ों प्रवासियों को मुंबई में बसों से घर भिजवा चुके हैं सोनू सूद। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ हुआ बंद। सेंसेक्स 11.57 अंकों की गिरावट के साथ 38,128.90 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 21.30 अंकों की गिरावट के साथ 11,194.15 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान में कई दिनों से सियासी उथल-पुथल थमने का नाम नहीं ले रही। ये सियासी लड़ाई अदालत तक पहुंच चुकी है। आज सचिन पायलट खेमे को मिले स्पीकर के नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट में फैसला आना था, जिस पर सभी की नजरें टिकी थी। लेकिन इधर हाई कोर्ट ने पायलट गुट को राहत दी, तो उधर गहलोत अपने विधायकों संग राजभवन पहुंच गए। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट में देखिए कि आज सूबे की सियासत में क्या कुछ हलचल रही। राजस्थान के सियासी नाटक में आज भी काफी उथल-पुथल मची रही। पहले तो सभी की नजरें टिकी थी हाई कोर्ट पर, जहां विधानसभा स्पीकर CP जोशी के नोटिस के खिलाफ पायलट गुट ने याचिका दाखिल की थी। इस मामले पर आज हाई कोर्ट ने सचिन पायलट गुट को राहत दी। दरअसल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विधानसभा स्पीकर के नोटिस पर स्टे लगा दिया है, यानी पायलट गुट के विधायकों को विधानसभा स्पीकर अभी अयोग्य करार नहीं दे सकते। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अशोक गहलोत खेमे में हलचल तेज है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से विधानसभा सत्र बुलाए जाने की अपील प्रदेश के राज्यपाल से है, लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभी कोरोना का हवाला देते हुए सत्र बुलाने से इनकार कर दिया है। इस बीच अशोक गहलोत विधायकों को साथ लेकर राजभवन पहुंचे और कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठ गए। इसके बाद अशोक गहलोत राज्यपाल से मिले। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने कहा कि आपकी मांग हमने सुन ली है। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सत्र बुलाने से राज्यपाल के इनकार के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी मनमानी कर रही है। क्या गवर्नर अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा सत्र बुलाने से इनकार कर सकते हैं? जब कांग्रेस सरकार विधानसभा सत्र बुलाना चाहती है तो बीजेपी भाग क्यों रही है? आप कब तक जनमत की उपेक्षा करेंगे? वहीं राजस्थान की लड़ाई जयपुर से दिल्ली ले जाने की तैयारी भी है। राजभवन में धरना देने के बावजूद अगर कांग्रेस को लगा कि उसकी मांग की अनदेखी हो रही है तो फिर वो दिल्ली का रुख करेगी। गहलोत खेमा राष्ट्रपति के समक्ष गुहार भी लगा सकता है। देखना होगा कि राजस्थान के सियासी घमासान कब खत्म होता है, लेकिन राज्यपाल का सत्र बुलाने से इनकार करना गहलोत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। अब रुक करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, पहले तो स्वागत है आपका। राजस्थान में आज हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। फैसला पायलट गुट के पक्ष में दिख रहा है। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को इससे राहत जरूर मिली है, लेकिन गहलोत सरकार के लिए स्थितियां आसान नजर नहीं आ रही हैं। ऐसे में आपकी राय में क्या होगा राजस्थान सरकार का भविष्य? देखिए फिजा, राजस्थान में जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसे देखकर लगता है मानो सत्ता और विपक्ष में बैठे लोग यानी कांग्रेस और भाजपा किसी ज्वाइंट व्हील पर सवार हैं, जिसमें कभी कोई और ऊपर होता है तो कभी कोई और इनकी धुरी बन गए हैं सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक, जिनकी बगावत के कारण सरकार पर अस्थिरता के बादल मंडरा रहे हैं। आज हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है फिजा, उससे फिलहाल सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों को राहत मिल गई है। इसीलिए भाजपा को भी अब उम्मीदें अधिक नजर आने लगी हैं, जबकि सीएम गहलोत के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरा गई हैं। वो विधानसभा सत्र बुलाने की अपील राज्यपाल से कर रहे थे, लेकिन बदले में उन्हें निराशा हाथ लगी और अब संशय है कि कहीं राजस्थान में भी मध्य प्रदेश जैसा खेल जीतने में भाजपा सफल न हो जाए। पायलट गुट यानी बागी विधायकों को जितना वक्त अदालत से मिलेगा, भाजपा के पास अपने पक्ष में विधायकों को जुटाने के मौके उतने ही बढ़ते जाएंगे, जबकि कांग्रेस के लिए होटल में रखे विधायकों को संभालना मुश्किल होता जाएगा। इस तरह
अंततः इस तरह की परिस्थितियां राजनीतिक दलों के लिए नफे या नुकसान वाली होती हैं, यानी किसी को लाभ होता है तो किसी को हानि होती है। मगर एक निर्वाचित सरकार अगर इस तरह खरीद फरोख्त से गिराई या बनाई जाए तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद नुकसान वाली बात होती है। फिजा मात्र पद या कुछ करोड़ रुपयों के लिए जो विधायक इस तरह अपनी विधायकी दूसरों के हाथों गिरवी रखने को तैयार हो जाते हैं, वो दरअसल लोकतंत्र में दीमक की तरह होते हैं। कांग्रेस तो इस तरह की दीमकों की भुक्तभोगी है, इसीलिए अब जहां भी विधानसभा चुनाव हो उसे अपने उम्मीदवारों को खूब देख परख कर चुनना चाहिए और अपने जनप्रतिनिधियों को के चुनाव में जनता को भी यही सावधानी बरतनी चाहिए। जो पैसे के लिए बिक जाएं, ये जनता के हित के बारे में वो जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो कैसे सोच सकते हैं, ये जनता को भी सोचना चाहिए और उसी हिसाब से अपने प्रतिनिधि को चुनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। देश में स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा करने वाले चुनाव आयोग पर अब पक्षपात और डाटा लीक को लेकर सवाल उठे हैं। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया अकाउंट संभालने के लिए ऐसे लोगों की सेवा ली गई जो बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े थे। इस पर आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। एक रिपोर्ट देखिए। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का, पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, क्योंकि चुनावों के बाद ही देश की और राज्य की सरकारें बनती हैं, जिनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग के ऊपर निष्पक्ष चुनाव कराने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे जो भी पार्टी चुनाव हारती है वो चुनाव को लेकर कुछ न कुछ शिकायतें जरूर करती है, लेकिन इस बार सवाल गंभीर है। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने ट्वीट कर कहा कि अक्टूबर 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को संभालने के लिए चुनाव आयोग ने जिस फर्म को काम पर रखा था वह वही फर्म थी जिसे भाजपा ने काम पर रखा था। ये फर्म भाजपा नेता के पास भी है। गोखले ने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा पोस्ट किए गए सोशल मीडिया विज्ञापनों पर पता 202 प्रेसमैन हाउस, विले पार्ले, मुंबई था। उन्होंने दावा किया कि यह महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीबी रिश्ते वाली साइन पोस्ट इंडिया का ही पता है। 202 प्रेसमैन हाउस के पते का उपयोग सोशल सेंट्रल नामक एक डिजिटल एजेंसी द्वारा भी किया गया था। ये एजेंसी देवांग दवे के स्वामित्व में है, जो बीजेपी के युवा विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए आईटी और सोशल मीडिया के राष्ट्रीय संयोजक हैं। साकेत गोखले के आरोपों के बाद चुनाव आयोग भी हरकत में आ गया। चुनाव आयोग की प्रवक्ता शेफाली शरण ने ट्वीट कर कहा कि मामले में पूरा विवरण और रिपोर्ट महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मांगी गई है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग का जिम्मा राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया हैंडल और पेज पर पैनी निगाह रखना है, लेकिन खुद आयोग के सोशल मीडिया हैंडल, वेबसाइट, पेज और इनमें दर्ज डेटा एक खास राजनीतिक दल के करीबी को सौंपने को लेकर पूरे चुनाव पर ही सवाल खड़े करता है। अब महाराष्ट्र में जहां चुनाव आयोग पर सवाल उठने से सियासत गरमाती जा रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी खुद को मजबूत बनाने के लिए कदम बढ़ा रही है। दरअसल शिवराज सरकार में सिंधिया का दबदबा कई नेताओं को परेशान कर रहा है, जिसके मद्देनजर शिवराज अब अपनी सरकार को आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जिसके संकेत मिल रहे हैं कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने से। जी हां, अब एक और नेता ने कांग्रेस को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहारे बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही है। उपचुनाव में भी जीत हासिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सरकार में सिंधिया खेमे का जबरदस्त दबदबा भी देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस खेमे में पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस विधायक जिस तरह से एक के बाद एक पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामते जा रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब अपनी सरकार को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल खंडवा जिले की माधानता से कांग्रेस विधायक नारायण पटेल ने पार्टी और विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। शिवराज सरकार बनने के बाद ये कांग्रेस के तीसरे विधायक हैं जिन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। नारायण पटेल से पहले हाल ही में कांग्रेस के नेपा नगर से विधायक सुमित्रा देवी और बड़ा मलहरा से प्रद्युम्न सिंह लोधी ने त्यागपत्र दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। दरअसल बीजेपी को अपने दम पर सत्ता में बने रहने के लिए 9 सीटों की आवश्यकता है। बीजेपी के पास फिलहाल 107 विधायक हैं। कांग्रेस के 3 विधायकों के पार्टी छोड़ने के बाद प्रदेश में 27 सीट खाली हो गई हैं, जहां उपचुनाव होने हैं। 27 में 22 वो सीट हैं जहां से विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आए थे। हालांकि इन 22 समर्थकों में से 3 बागी विधायक ऐसे हैं जो
सिंधिया गुट के नहीं माने जाते हैं। ऐसे में प्रदेश की सियासत में 8 ऐसी सीट खाली हो गई हैं जिनका सिंधिया खेमे से सीधा कोई वास्ता नहीं है। अब इन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का दखल शिवराज सरकार में काफी बढ़ गया है। शिवराज कैबिनेट में सिंधिया गुट की 41% हिस्सेदारी है। इसके चलते बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल सकी है। वहीं सिंधिया खेमे की नाराजगी न झेलनी पड़े, इसे लेकर भी सरकार सतर्क है। यही कारण है कि अब शिवराज ऐसे राजनीतिक समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं जिसके दम पर वो आत्मनिर्भर हो सकें और सिंधिया के प्रभाव और दबाव से मुक्त हो सके। देखना होगा कि वो ये समीकरण बनाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। एक तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता ही पार्टी को मझधार में छोड़कर उसकी परेशानी बढ़ा रहे हैं, तो वहीं बिहार की जनता इस वक्त राम भरोसे दिन काट रही है, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। विपक्ष भी सरकार से सवाल कर रहा है, लेकिन सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ऐसे मौके पर भी किसी को सुनने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि सूबे के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए या कोरोना का कोहराम आए या फिर बच्चों के कफन का सामान आए, सूबे में कुछ भी हो जाए, यहाँ के मुखिया का मौन व्रत कभी नहीं टूटता। हम बात कर रहे हैं बिहार की। जी हाँ, उसी बिहार की जहाँ सुशासन की सरकार है, कोरोना की भरमार है, आफतों का अंबार है, क्योंकि यहाँ नीतीश कुमार हैं। मतलब साहब जी ऐसे हैं कि कुछ मतलब नहीं। सूबा डूबने लगे, मतलब नहीं। लोग सड़कों पर आ जाए, मतलब नहीं। वायरस पांव पसारता जाए, मतलब नहीं। देश का भविष्य नौनिहाल बच्चे काल के गाल में समा जाएं, मतलब नहीं। सत्ता के नशे में चूर साहब को अपनी नींद में कोई खलल नहीं चाहिए। लोग ही तो हैं, चिल्लाएंगे फिर शांत हो जाएंगे। बिहार की जनता दोहरी मार झेल रही है, एक तो कोरोना, दूसरा बारिश का रोना। कोरोना तो अभी आया है, लेकिन बारिश वो तो हर साल आती है, किसानों की चिंता बढ़ाती है, लोगों को घर से बाहर भगाती है। लेकिन साहब ने आज तक इस पर नहीं दिया ध्यान। जनता खुद करती है अपना इंतजाम। हाय रे निजाम, कैसी है तेरी सरकार और कैसा है सरकार का काम। वैसे नीतीश ऐसे मामलों में ना कुछ बोलते हैं ना कुछ करते हैं। जून 2019 में बिहार में सैकड़ों बच्चे एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम की वजह से काल के गाल में समा गए, क्योंकि सरकार के इंतजाम नाकाफी थे। लोगों ने सरकार के खिलाफ आकर प्रदर्शन किया कि शायद सरकार की नींद टूटे और इस मसले पर दे ध्यान, तो बच सकती है हमारे संतानों की जान। बहुत हुआ तो साहब मंत्रियों को भेजना शुरू कर देते हैं, लेकिन साहब ने जहमत तक नहीं उठाई कि बिहार की जनता का हालचाल ले लें। ऐसे कई मौके रहे जब जनता अपने सीएम से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन जनता की आवाज सीएम कार्यालय के दरवाजे से टकराकर वापस आ जाती। इस वक्त बिहार बाढ़ की चपेट में है, साथ ही कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, लेकिन ना कहीं सरकार दिख रही है, न सरकार के नुमाइंदे। कल दिखावट के तौर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अस्पताल का दौरा किया, वो भी इतने दिनों के बाद। बाढ़ का आतंक हर साल देखने को मिलता है, साथ ही साथ सरकार की बदइंतजामी की तस्वीर भी देखने को मिल जाती है। वैसे अब नेताओं की नींद टूटने वाली है, क्योंकि बिहार के चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लेकिन ऐसे मौके पर सूबे का जो मुखिया सिर्फ अपना सिंहासन देखता है, उसे मानवता का इतिहास नैतिकता के पन्नों से खारिज कर देता है। अब बिहार के मुखिया जनता की परेशानियों को दूर करेंगे या नहीं, ये देखना होगा। वहीं देखने लायक तो कोरोना काल में स्वतंत्रता दिवस का नजारा भी होगा, जिसके जश्न का उत्साह तो है, मगर इस बार कोरोना की वजह से लाल किले पर एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा, जिसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। तो इस बार कैसा होगा स्वतंत्रता दिवस का नजारा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश में कोरोना के बढ़ते प्रसार के बावजूद अनलॉक मोड तो शुरू कर दिया गया, लेकिन अब भी कई चीजों पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो वहीं कई राज्यों में अपने अपने हिसाब से पूर्णबंदी भी लागू की गई है। इसी बीच अब स्वतंत्रता दिवस भी आने को है, जिसके जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मगर कोरोना काल में इस बार लाल किले पर अलग ही नजारा देखने को मिलेगा। जी हाँ, लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन देंगे, तब वहाँ कम ही मेहमान नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए कोरोना के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने सभी सरकारी कार्यालयों, राज्यों, राज्यपालों से कहा है कि वो सार्वजनिक आयोजन से बचें और समारोह के लिए तकनीक का उपयोग करें। इस बार बहुत कम मेहमानों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर न्योता दिया गया है। साथ ही स्कूली बच्चे भी नजर नहीं आएंगे। इस दौरान जगह जगह हैंड सैनिटाइजर रखे जाएंगे। सभी के लिए मास्क पहनकर आना जरूरी होगा। बैठने की अलग व्यवस्था होगी और 2 गज की दूरी सुनिश्चित की जाएगी। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा कोरोना वीरों को भी न्योता दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के देश के नाम संबोधन में आत्मनिर्भर भारत अभियान, कोरोना की दवा, सीमा सुरक्षा और कोरोना की लड़ाई में स्वदेशी अभियान को किस तरीके से बढ़ चढ़कर कदम उठाया गया है, इन विषयों का जिक्र हो सकता है। लाल किले के आसपास तैनात पुलिस पीपीई किट पहने हुए दिखाई देगी।
आपको बता दें कि हर साल लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर लगभग 1000 विशेष मेहमान बुलाए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस साल संख्या को 250 के करीब ही रखा जाएगा। 15 अगस्त की दोपहर को राष्ट्रपति भवन में जो एट होम कार्यक्रम होता है उसमें भी कोरोना नियमों का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा थीम कोरोना वीरों को समर्पित की जाएगी। और आखिर में बात चीनी कंपनियों पर भारत के ताजा फैसले की। केंद्र सरकार सीमा विवाद के बाद चीन के खिलाफ एक एक कर कड़े फैसले ले रही है। पहले चाइनीज ऐप बैन किए और अब केंद्र सरकार ने सरकारी खरीद में चाइनीज कंपनियों की एंट्री भी बैन कर दी है। तो क्या है सरकार के इस कदम के मायने, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। सीमा पर मौजूदा तनाव के लिए मोदी सरकार ने चीन को घरेलू बाजार में भी झटका देने वाला एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चीन समेत उन देशों से सार्वजनिक खरीद पर नियंत्रण लगा दिए हैं जिनकी सीमाएं भारत से लगती हैं। नए नियमों के मुताबिक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अब पड़ोसी देशों के बिल्डर्स को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी होगी। भारत सरकार के इस फैसले को चीन को काउंटर करने के तौर पर देखा जा रहा है। भारत सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि भारत की सीमा चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान से लगती है। हालांकि सरकारी बयान में किसी देश का नाम नहीं लिया गया है। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक भारत की सीमा से लगे देश के बिल्डर्स किसी वस्तु या सेवा की खरीद में बोली तभी लगा पाएंगे जब वे किसी अथॉरिटी के साथ पहले रजिस्टर्ड होंगे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा के स्तर पर मंजूरी लेना भी अनिवार्य होगा। ये पाबंदियां सरकारी बैंक, वित्तीय संस्थाओं और सरकारी इंटरप्राइजेस की तरफ से जारी किए गए टेंडर्स पर लागू होंगी। इससे पहले अप्रैल महीने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को लेकर भी भारत सरकार ने इसी तरह के निर्देश जारी किए थे। कोरोना महामारी में कमजोर पड़ रही भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण से चीनी कंपनियों को रोकने के लिए FDI के नियमों को सख्त कर दिया गया था। भारत ने उस वक्त भी चीन का नाम नहीं लिया था, लेकिन भारत में कारोबारी हित जुड़े होने की वजह से चीन की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई थी। चीन ने इसे नीतिगत भेदभाव करार दिया था। आपको बता दें कि लद्दाख में जून महीने में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद से ही चीनी कंपनियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स बैन कर दिए थे। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।